पास आ चुका है। कह रहा है निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन सीक्रेट करती है। हमसे ये पूछ रहा है कि वह कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है जो जीवन रक्षक हार्मोन को स्रावन करती है। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है पैंक्रियाज, तीसरा है एड्रिनल ग्लैंड एंड चौथा है पैराथायराइड हार्मोन। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं जो जीवन रक्षक हार्मोन जो रिलीज करता है वह जो ग्रंथि है वह आपका एड्रिनल ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, आप जब मैं आंसर बताता हूं उससे पहले आपको जो है आंसर कमेंट कर देना है या अपने मन में सोच लेना है, तभी जाके आप उसका सही उत्तर दे रहे हैं। नहीं तो मेरे बताने के बाद अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ये तो हमको आता ही था तो फिर गड़बड़ है, फिर आप कन्फ्यूजन में है। ठीक है, आगे है, कह रहा है मनुष्य की जीभ का कौन सा भाग मीठे स्वाद का ज्ञान कराने से संबंधित है। मतलब मनुष्य के जो जीभ है, टंग है, उसमें अलग अलग आपको जो है पार्ट है, उसमें आगे का जो भाग है वह स्वाद मीठा का ज्ञान जो है आपका कराता है। ठीक है ना, आगे का भाग। सॉरी मैंने इसका आंसर ही बता दिया, बट 4 ऑप्शन दिया गया था, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, शुरुआती भाग, अग्रभाग जो मीठा का ज्ञान कराता है। ठीक है ना। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है T3 हार्मोन का सिक्रेशन जो है शरीर के किस भाग द्वारा होता है। T3 जिसे हम लोग, आप लोग कमेंट करके बताइए T3 का दूसरा नाम क्या है। ठीक है ना। T3 एक हार्मोन है जो स्रावन होता है शरीर के किस भाग द्वारा, बताना है। 4 ऑप्शन है, पैंक्रियाज के बीटा सेल द्वारा, पैंक्रियाज के अल्फा सेल द्वारा, टेस्टिज में पाई जाने वाली अंतरानी सेल द्वारा और थायराइड नामक इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा। तो जो T3 हार्मोन होता है यह आपका किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यह आपके जो है थायराइड नामक इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है, मैं बता दूं जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल है वह इंसुलिन का स्रावन करता है, आपको पता है। और टेस्टिज किसका जो है स्रावित करता है, टेस्टिज जो है टेस्टोस्टेरोन को स्रावन करता है। ठीक है, जो कि एक पुरुष सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक लेवल का आएगा, आप देखते हैं कि क्यूज में कितना सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे तैयारी अगर आपका है तो ज़रूर जवाब दीजिएगा, बढ़िया नहीं तैयारी है तो समझ लीजिए क्या हाल होने वाला है आपका एग्जाम में। ठीक है ना। एक मतलब है, एक मनुष्य है, मनुष्य का जो बड़े वाला आंत होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसकी लंबाई होती है, लंबाई क्या होती है, देखिए 4 ऑप्शन है। छोटी आंत से अधिक होती है, छोटी आंत से कम होती है, और छोटी आंत के बराबर होती है, या फिर शून्य होती है। तो मैं कुछ आपको चीज़ें बता दूं, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग लार्ज बड़ा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो चौड़ाई होता है यह ज़्यादा होता है। ठीक है, लंबाई क्या होता है, कम होता है, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें राइट क्या होगा, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ए इससे क्या अधिक होगा, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होगा, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बराबर होता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैं बता दिया हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि उसका जो चौड़ाई होता है वह ज़्यादा होता है, लंबाई कम होता है। लेकिन लंबाई के बारे में ही हमसे पूछ रहा है, छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है जबकि चौड़ाई कम होती है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रामीण रूरल एरियाज में हेल्थ केयर के क्रियान्वयन से संबंधित संस्था कौन सा है। हमसे ये पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप लोग समझिए, आपके समझ में है तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक लाइन वाला या ऐसे वाला नहीं देगा। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की देखभाल है यह किन किन संस्थान के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण एरिया में उप केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग केंद्र होते हैं। तो आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाली इनमें से कौन कौन संस्था है, क्या उप केंद्र है, क्या प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, या फिर आंगनबाड़ी सेंटर है, या फिर ये सब है। तो मैं बता दूं, राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। मैं बता दूं कि रूरल एरियाज में जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाला है वह उप केंद्र भी है।
ठीक है, पीएचसी भी है एंड आंगनबाड़ी केंद्र भी है, ठीक है ना। तो आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, कहता है ईएसआई स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना ईएसआई स्कीम जो है, यह इसके अंतर्गत जो लाभ मिलता है वह कौन कौन लाभ मिलता है। ऑप्शन दिया गया, मेडिकल बेनिफिट, विकलांगता का लाभ मिलता है, मातृत्व मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। तो ईएसआई के अंतर्गत मैं बता दूं 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी होगा। ईएसआई के अंदर मैटरनिटी, अब जैसे कोई महिला कर्मचारी है उसको प्रेग्नेंट है तो उसको जो है 6 महीने का जो है मैटरनिटी अवकाश भी मिलता है। ओके, विकलांगता लाभ भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है। ईएसआई एक्ट जो है, ईएसआई एक्ट जो बना वह 1948 में आया था, ईएसआई एक्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है 7वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन को चुनना है, मतलब गलत चुनना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इन चारों में कौन गलत है, गलत बताना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि सब सेंट्रल रूरल एरियाज में हेल्थ केयर के क्रियान्वयन से संबंधित है क्या, जो उप केंद्र होता है ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, क्या ये सही है या गलत है, आप लोग सोचिए। बी है, कहता है कि उप केंद्र पर जो देखभाल प्रदान किया जाता है वह एएनएम तथा एक जीएनएम के स्टाफ मौजूद होते हैं उप केंद्र पर, क्या उप केंद्र पर एएनएम और जीएनएम के स्टाफ होते हैं, आप लोग सोचिए। एएनएम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रदान करती है, क्या एएनएम मातृत्व एवं शिशु देखभाल प्रदान करती है। बीसीजी का टीका बर्थ के समय लगाया जाता है। तो ये 4 में से कौन गलत है, असत्य कौन है। तो देखिए, सब सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में होता है, सही बात है। एएनएम जो होता है मातृत्व एवं शिशु देखभाल प्रदान करती है, ये भी सही है। और बीसीजी जन्म के समय लगाया जाता है, ये भी सही है। यानी बच कौन जाता है, ऑप्शन बी गलत है। सब सेंटर उप केंद्र पर एएनएम का तो स्टाफ होती है, वहाँ पे एक जो है महिला कार्यकर्ता तो होती है, बट जीएनएम का कार्यकर्ता जो है नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है सब सेंटर पर। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ओके, 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से पुनर्वास नर्सिंग रिहैबिलिटेशन नर्सिंग के उद्देश्य में शामिल है। पुनर्वास के मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, रिहैबिलिटेशन का अर्थ, उसके बारे में क्या क्या शामिल है ये बताना है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से अनुत्पादक व्यक्ति को उत्पादक व्यक्ति बनाना, क्या ये सही है, शामिल है इसमें। चोट तथा बीमारी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को कम करना, क्या ये उद्देश्य है। विकलांगता की स्थिति में व्यक्ति का यथासंभव सर्वोत्तम समायोजन सुनिश्चित करना, क्या ये सही है। अगर सही है तो पूरा के पूरे सही है, ये बात बताना है। तो देखिए, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि ग्रसित प्रभावित व्यक्ति को मदद करना, ठीक है ना। नर्सिंग केयर प्रदान करके लोगों को अच्छे जीवन प्रदान किया जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है तो उसको नॉर्मल लाइफ जो लाने में मदद किया जाता है। कोई विकलांग व्यक्ति है तो अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे निर्वाह कर पाए, इस लायक बनाया जाता है। मतलब एक नॉर्मल जीने लायक व्यक्ति को बनाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यह रिहैबिलिटेशन नर्सिंग में होता है, जहाँ पे व्यक्ति अपना जीवन पुनः शुरू कर पाए, ठीक है ना, वही पुनर्वास नर्सिंग होता है। तो इसमें शारीरिक मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्तियों को जो कुछ नहीं कर पा रहा उसको कुछ करने लायक बनाना, ये सही है। चोट या बीमारी के कारण कुछ साइड इफेक्ट होता है उसको भी कम करना, ये शामिल है। विकलांगता की स्थिति में व्यक्ति को यथासंभव जो भी सर्वोत्तम है उसको जो है समायोजन में सुनिश्चित करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। 9वां है स्कैल्प वेन सेट का यूज जो है हम कहाँ पे करते हैं। तो स्कैल्प वेन सेट का यूज ऑप्शन ए है अस्थमैटिक अटैक के दौरान मेडिसिन इनहेलेशन द्वारा, ठीक है। नवजात में आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, हाइपोथर्मिया के दौरान नवजात को हीट देने के लिए, या कटिंग के बाद नाभि नाल को बांधने के लिए। तो आपको बताना है चारों में से राइट कौन है स्कैल्प वेन सेट के यूज के लिए। तो स्कैल्प वेन जो स्कैल्प वेन सेट होता है इसका यूज हम लोग नवजात में आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है।
आगे है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, एक नवजात में सक्शन करते समय क्या जरूरी है। एक नवजात में अगर हम सक्शन करते हैं तो उस समय क्या जरूरी चीज़ें हैं। पहले नाक फिर मुंह का सक्शन करते हैं, पहले मुंह फिर नाक का सक्शन करते हैं, केवल नाक की सक्शन करेंगे या केवल मुंह की सक्शनिंग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं चारों में से जो राइट आंसर होगा वह अपन यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, पहले मुंह का सक्शनिंग करेंगे फिर नाक का सक्शनिंग करते हैं। तो एक नवजात के लिए सक्शनिंग के लिए सही ये है कि पहले मुंह का कीजिए फिर नाक का कीजिए, ठीक है। आगे है यहाँ पे कंगारू मदर केयर केएमसी के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है। केएमसी के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो उसके ट्रू सेंटेंस को भी आप लोग जरूर बता पाएंगे, ठीक है। तो केएमसी के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो क्या है, इसमें सत्य, स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, स्तनपान में मदद करता है, हाइपोथर्मिया से बचाता है। क्या ये सही है? अगर ये सही नहीं है तो यह स्किन टू स्किन कांटेक्ट है और यह पीलिया से बचाता है। क्या ये सही है? यह स्किन टू स्किन कांटेक्ट तो है ही, क्या यह निमोनिया से बचाता है या फिर डायरिया से बचाव करता है? आप लोग खुद सोचिए। तो आपको पता है केएमसी जो होता है वह स्किन टू स्किन तो है ही, ठीक है। साथ में यह स्तनपान को बढ़ावा देता है और यह हाइपोथर्मिया यानी लो टेम्परेचर से बचाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला सारे प्रश्न हैं। अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं जरूर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चिल्ड्रेन में रियूमेटिक फीवर का प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है। कह रहा है कि बच्चे में जो रियूमेटिक फीवर होता है उसका प्री डिस्पोजिंग कारक क्या है। डायरिया एंड डेमनेशिया, फेरेंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, पेप्टिक अल्सर। तो देखिए बच्चे में जो रियूमेटिक फीवर होता है उसका प्री डिस्पोजिंग जो फैक्टर होता है वह फेरेंजाइटिस होता है। जो गले में थ्रोट जो होता है ना, थ्रोट का जो है इन्फ्लामेशन, फेरेंजाइटिस जो होता है वह आपके फेरिंग्स का जो इन्फ्लामेशन होता है फेरेंजाइटिस, यह आपका चिल्ड्रेन में रियूमेटिक फीवर का प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, ठीक है। आगे है 30 नंबर, निम्न में से बच्चों में पाई जाने वाली जो वायरस बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज है वह कौन है। यानी वायरस जनित संचारित रोग कौन सा है बच्चे में। खसरा है, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है या उपरोक्त सभी है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता है इस मिजल्स भी वायरस जनित है, पोलियो भी वायरस जनित है, स्मॉल पॉक्स भी वायरस जनित है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है 14 नंबर, नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, ठीक है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट है मतलब एनएसटी जो टेस्ट होता है वह कौन सा है। क्या इन्वेंसिव टेस्ट है, नॉन इन्वेंसिव टेस्ट है, ठीक है, या इंट्राडर्मल टेस्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, इन्वेंसिव में होता यह है कि आपके बॉडी में कोई उपकरण डाला जाता है या आपके स्किन पर कोई चीरा लगाकर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन नॉन इन्वेंसिव टेस्ट वह टेस्ट होता है जिसमें आपके बॉडी के अंदर कोई जो है उपकरण नहीं डाला जाता है, ना कोई चीरा लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है यह आपका बी ऑप्शन नॉन इन्वेंसिव टेस्ट ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऑक्सीटॉक्सिन चैलेंज टेस्ट ओसीटी में गर्भाशय संकुचन कैसे उत्पन्न किए जाते हैं। ओसीटी ऑक्सीटॉक्सिन चैलेंज जो टेस्ट होता है इसमें गर्भाशय का संकुचन कैसे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आईवी ऑक्सीटॉक्सिन द्वारा, ओरल ऑक्सीटॉक्सिन द्वारा, निपल को गोल गोल घुमाकर या ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप द्वारा। तो आपको पता होगा कि जब हमें यूट्रस के कंट्रैक्शन को शुरू करना होता है गर्भाशय को, तो हम लोग आईवी मार्ग से ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। आगे है 16 नंबर, निपल स्टिमुलेशन टेस्ट एनएसटी में यूटेराइन कंट्रैक्शन कैसे उत्पन्न करते हैं। अगर मान गए हमें एनएसटी निपल के द्वारा जो निपल स्टिमुलेशन टेस्ट होता है, अगर इससे हमको यूटेराइन कंट्रैक्शन उत्पन्न करना हो तो कैसे किया जा सकता है। आईवी ऑक्सीटॉक्सिन द्वारा, ओरल ऑक्सीटॉक्सिन द्वारा, निपल को गोल गोल घुमाकर या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप द्वारा। तो मैं बता दूं जो निपल स्टिमुलेट टेस्ट होता है इसमें होता यह है कि आपका फीमेल का जो स्तन होता है उसका जो निपल होता है, निपल को उत्तेजित करने से भी आपके गर्भाशय का संकुचन जो है बढ़ता है, ठीक है।
तो उसके लिए निप्पल का गोल गोल घुमाने से निप्पल जो ब्रेस्ट होता है उसमें उत्तेजना होता है, जिससे जो यूट्रस का कंट्रैक्शन है वो बढ़ता है। ठीक है, समझ गए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमेग्रीविटा में प्रसव की कुल ड्यूरेशन कितनी होती है? प्रथम बार के गर्भ अवस्था में कुल ड्यूरेशन कितना होता है ये बताना है लेबर का। तो उसमें होता यह है 12 से 14 घंटे, 6 से 8 घंटे, 2 से 3 दिन, 1 से 2 घंटे। तो प्राइमेग्रीविडा प्रसव में कुल ड्यूरेशन, कुल अवधि प्रसव का जो होता है वह 10 से 14 घंटे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ART में शामिल दवाओं का समूह कौन सा है? ART होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, जो HIV मरीजों के लिए चलता है, समझ गए, एड्स के मरीजों के लिए। इसमें जो दवा शामिल है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइसोनिजाइड, रिफाम्सिन, इथाम्बुटोल, पैराजिनामाइड, डेम्सोन, रिफाम्सिन, क्लोफाजिमिन, जीडोबिडिन, लेमीब्यूडिन एंड नेविरेपाइन। ठीक है, या फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एवं शुगर। आपको बताना है ART में दवा कौन सा शामिल है। सबसे पहले मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आइसोनिजाइड, रिफाम्सिन, इथाम्बुटोल, पैराजिनामाइड, यह TB में डॉट्स में चलता है। ठीक है, TB के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं डेप्सोन, रिफाम्सिन एवं क्लोफाजिमिन, यह चलता है आपको MDT थेरेपी में, मल्टी ड्रग जो थेरेपी होता है उसको क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग में ये चलता है आपका ए वाला ग्रुप का दवाई। और ये जो सी देख रहे हैं, जूडोबिडिन, लेमीब्यूडिन एंड निवेरिपाइन, यह ART में चलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है, यहाँ पे 19 जो है, निम्न बीमारियों में से कौन सी बीमारी मलीय मुख यानी मल और मुख मार्ग से फैलता है? ठीक है, मीजल्स, खसरा, पोलियो, सिफिलिस, रीनल फेलुअर। तो आपको पता है रीनल फेलुअर कोई फैलने वाला बीमारी है नहीं। ठीक है, सिफिलिस फैलता है तो यह जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। पोलियो जो है यह मल और मुख दोनों से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से टाइफाइड के सिम्टम्स में इंक्लूड नहीं है, यानी टाइफाइड के लक्षण इनमें से कौन नहीं है बताना है। ठीक है, टाइफाइड जो एक बुखार होता है जिसे आंतरीय ज्वर कहते हैं, इनमें सिम्टम्स में कौन एक इंक्लूड नहीं है? ठीक है, हेडेक एंड फीवर, क्या बोल रहा है, हेडेक एंड फीवर, कन्वल्जन यानी दौरा आना, पेन इन एब्डोमिनल, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो मैं बता दूं टाइफाइड के सिम्टम में जो एक शामिल नहीं है वह कन्वल्जन, दौरा आना। टाइफाइड में दौरा नहीं आता है, जबकि सर दर्द, बुखार होता है, पेट में भी दर्द होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी कम लगता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है ना। 21 नंबर का है, देख लीजिए, हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस ए जो है मुख्य रूप से किसको जो है आपको प्रभावित करता है? किसको? किडनी को, फेफड़ा को, लीवर को, जननांग को। तो आपको पता है हेपेटाइटिस एक लीवर का रोग है और वह प्रभावित करता है लीवर को, ऑप्शन सी। ओके, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, निम्न नैदानिक विधियों में से एड्स के निदान हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? तो देख लिए 4 ऑप्शन है, एलिसा टेस्ट है, सिक टेस्ट है, लेप्रोमिन टेस्ट है, मल्टी ड्रग टेस्ट है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि एड्स के लिए जो उपयोग में लिया जाता है वह एलिसा टेस्ट भी लिया जाता है, सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए लिया जाता है, आपको पता है। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं एलिसा टेस्ट बेसिकली यह बॉडी में, ब्लड में एंटीबॉडीज को पता करता है, एंटीबॉडीज को। ठीक है, तो एलिसा अलग अलग जो है बीमारियों में चेक किया जाता है, तो एक एड्स भी है जिसमें यह परीक्षण किया जाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका एक हो गया प्रश्न आज का समापन।
एनएम के कैंडिडेट है, तो आप कितना इस 22 में सही कर पाए हैं, आप लोग ईमानदारी से ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगर आप झूठ बोलिएगा तो क्या फ़ायदा है, यहाँ झूठ बोल लीजिएगा, एग्ज़ाम में तो झूठ नहीं चलेगा, जो बनाइएगा वही सही होगा। तो मैंने 22 क्वेश्चन कराया, आपको कितना इसमें से सही हुआ, 10 12 जो भी हुआ आप ज़रूर बताइए। और डेली सुबह 7:30 बजे आपको यह वीडियो मिल जाएगा, आप यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।